नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित। यह देखें जो नोट्स से समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत देखें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो इसमें परीक्षा अध्यावार विभाजित हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू है और तथ्यात्मक नोट्स यानी इसमें फैक्ट्स के नोट्स शामिल हैं। और यह नोट्स या लेक्चर देखें तो एलटी परीक्षा की दृष्टि में रखकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। यानी केवल एलटी के नहीं बल्कि जीआईसी इत्यादि पीसीएस मेंस आरओ या आरओ के यानी संपूर्ण परीक्षाओं को जो ध्यान में रखकर जो है यह बनाया गया है। इस तहत देखें यानी इस समावेश के कारण जो यह है ये जीआईसी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी नोट्स बन गया है या नोट्स है। कहने का आशय हुआ कि जीआईसी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एलटी ग्रेड के लिए है और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत इसमें देख लेते हैं जो नोट्स में समाहित है। यहाँ देख सकते हैं एलटी जो ग्रेड उसकी परीक्षा योजना क्या है, यानी परीक्षा योजना के अंतर्गत ये पीटी के लिए देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो हम चर्चा कर रहे हैं देखें 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न जो जीएस के इसी को हम चर्चा करें 30 प्रश्न जीएस के लिए और 120 प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय के होंगे। वैसे जीआईसी में देखें तो वहाँ 120 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न सब्जेक्ट से 40 प्रश्न जीएस के होंगे। तो इसमें पीटी में देखें तो काफ़ी मायने रखता है ये जीएस के 40 प्रश्न हो चाहे एलटी में 30 प्रश्न हो। इसके बगैर क्वालिफाई करना उतना आसान नहीं होगा इसको। तो पीटी की दृष्टिकोण यानी छठवीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब तक आप इस छठवीं परीक्षा को पास नहीं करेंगे तब तक मेंस में नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद मेंस का परीक्षा योजना देख सकते हैं, जैसे कि ये प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा कराता है वैसे इसमें एक पेपर है यानी एलटी में एक पेपर होगा, जबकि जीआईसी में मेंस में 2 पेपर हैं। जीआईसी के मेंस में जो होगा आपका हिंदी और निबंध भी रहेंगे रिटेन फॉर्मेट में और सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर एक प्रश्न पत्र है। पूर्व की परीक्षा 2018 में जो एलटी ग्रेड कराया गया था वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, यानी उसमें एक ही प्रश्न पूछा गया था, यानी एक ही बार में परीक्षा कराकर उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। इस बार नया परिवर्तन करके मुख्य परीक्षा के आधार पर इसको जो है सफल अभ्यर्थियों घोषित किया जाएगा इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। सारे फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके सिलेबस की चर्चा करना चाहें तो देख सकते हैं अनुक्रमणिका के अंतर्गत ये सब दिया गया है। आज लेक्चर में हम देखेंगे यानी भारतीय संविधान पर एक लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास पर भी एक लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड है। आधुनिक भारत के इतिहास पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। भारत के भूगोल पर भी एक लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है इस भर्ती परीक्षा संबंधित। इसके बाद जो है यूपी स्पेशल पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर भी एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आज देखते हैं इसमें मध्यकालीन भारत का जो शेष पार्ट है, एक लेक्चर तो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया। इसका आखिरी पार्ट जो है, हालांकि इसमें कई पार्ट हैं लेकिन हर एक टॉपिक को एक एक लेक्चर बनाकर पहले अपलोड करते हुए उसको संपूर्ण रूप से सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें देखते हैं आयोग के नोटिफिकेशन में जो एलटी ग्रेड के लिए 30 प्रश्न का जो जीएस होगा सामान्य अध्ययन होगा उसका जो पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो पहली टॉपिक ही इसमें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान लेक्चर को, तो भारत का इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये देख सकते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें है। और यही टॉपिक देखें तो प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो होती है यानी इसको पीसीएस कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उसमें भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। दूसरी टॉपिक देख सकते हैं, तीसरी, चौथी और कुल मिलाकर इसमें जो है 8 टॉपिक के अंतर्गत ये कवर किया गया है, यानी 8 बल्कि 9 टॉपिक यूपी स्पेशल भी इसमें होगा। तो आप टॉपिक को उसको देख सकते हैं। एलटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन के लिए ये टॉपिक है, जो कि ये देख सकते हैं कि यह जो आपका है जो इसका नोटिफिकेशन आयोग दिया था, आयोग के नोटिफिकेशन ये सम्मिलित टॉपिक है, यानी जो हम देख रहे हैं आयोग के नोटिफिकेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें सिलेबस ये नहीं थे। जीआईसी की परीक्षा योजना को भी देख लेते हैं, इसके नोटिफिकेशन में क्या दिया है आयोग के नोटिफिकेशन के अंतर्गत, इसको जीआईसी वाले को भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखें परिशिष्ट 2 में दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना के यानी पीटी के लिए देख सकते हैं यह समान अध्ययन पाठ्यक्रम क्या दिया गया है। इसमें 40 नंबर जो होंगे जीएस के और 80 प्रश्न जो होंगे वो वैकल्पिक विषय को होंगे, आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो यहाँ समान अध्ययन के आप देख सकते हैं ये टॉपिक है। इसमें 11 टॉपिक के अंतर्गत कवर किया गया। इसमें भारतीय इतिहास है जिसको हम वर्तमान लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक जो है जीआईसी में है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं वैकल्पिक विषय है और ये मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी 2 पेपर इसमें होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समान हिंदी और निबंध परंपरागत होंगे और द्वितीय प्रश्न वैकल्पिक विषय होंगे और यह सारी चीज़ें इसमें दी गई। इसके पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं, ये पाठ्यक्रम क्या है, मेंस के लिए सामान्य अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम यह है और निबंध के लिए पाठ्यक्रम है और सब्जेक्ट जो होगा वह मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। वैकल्पिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र होगा और यह सब्जेक्ट वाइज है, जैसे हिंदी को देख सकते हैं यानी इत्यादि विषयों को इसमें आगे दिया गया, इंग्लिश सेक्शन इत्यादि इसमें है। तो जैसा कि हम समसामयिक घटना चक्र के नोट्स के अंतर्गत देख रहे हैं, इसमें पीवाईक्यू है यानी परीक्षा उपयोगी दृष्टि है। कहने का आशय है कि किसी न किसी परीक्षा में जीआईसी, एलटी ग्रेड, पीसीएस, मेंस, अपर, पीटी, आरओ, एआरओ इत्यादि में पूछा गया परीक्षा उपयोगी दृष्टि के अंतर्गत यहाँ पर इसके मेन फैक्ट दिए गए हैं। तो समसामयिक घटना चक्र के नोट्स में देखते हैं। कल जो है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर यानी इस पर जो है बनाकर एक लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको देख सकते हैं।
यानी इसके नोट्स का पूरा अवलोकन कर लें। इससे आगे जो होगा आगे हम देखते हैं, यानी ये जो लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं इसको। आगे इसमें देखेंगे, यानी इस सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हमने दे दिया है। आज देखते हैं यहाँ से राजपूतों के हार के कारण क्या रहे। यहाँ से इसको देखने का प्रयास करते हैं आज के लेक्चर में, राजपूतों के हार के कारण क्या रहे। मुस्लिम साम्राज्य या सल्तनत काल की स्थापना क्यों होती है, उसमें राजपूतों की हार न होती तो मुस्लिम साम्राज्य या सल्तनत काल की स्थापना नहीं हो पाती। तो इसमें राजपूतों के हार के कारण क्या है, इसको देखते हैं। पहला कारण तो राजनीतिक कारण ही रहा है, यानी पॉलिटिकल रीजन रहा। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारण यानी सोशल रीजन भी रहा। धार्मिक कारण रिलीजियस कारण और सैन्य कारण, यानी 4 महत्वपूर्ण कारण रहे राजपूतों की हार के कारणों में शामिल हैं। पहला राजनीतिक कारण देखें तो राजनीतिक विखंडन, यानी राजनीतिक रूप से एकता नहीं था पूरे भारत में या उत्तर भारत में जहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। राजनीतिक विखंडन यानी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसमें भी एकता नहीं थी, सभी एक दूसरे से द्वेष भाव रखते थे। राजनीतिक एकता का न होना यानी राजनीतिक विखंडन होना जो है ये कारणों में शामिल है। राजपूतों में एकता का अभाव, कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष भागीदारी, यानी कन्नौज क्रूज में देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसको देख लें, मतलब ये कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था, तो इसमें जो 3 राजपूत थे उसको देख लेते हैं। कन्नौज हेतु जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल थे, इसके बाद गुर्जर प्रतिहार थे, और तीसरे जो इसमें थे वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। कहने का आशय ये हुआ कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। पाल वंश का संस्थापक हमने देखा था पूर्व के लेक्चर में कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो 570 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करता है। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी और पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल इत्यादि थे। हालांकि यहाँ पर हम राजपूतों के हार को देख रहे हैं। तो राजपूतों के हार में कन्नौज जो त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी एक कन्नौज के लिए देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। आपस में राजपूत जो है आपस में जो है राजनीतिक एकता के भाव का सबसे बड़ा प्रतीक कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेना उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अन्यथा ज़्यादा विस्तार हो जाएगा अन्य टॉपिक के अंतर्गत। इसमें देखें सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या रहे। राजपूतों का आदर्शवादी होना, शत्रुओं को क्षमादान देना, जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण में जो घोर यानी विभेदनकारी के रूप में उस दौरान भी थे, जाति प्रथा। शत्रुओं को क्षमादान कर देना, जैसा कि देखें तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, यानी जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान या राज पिथौड़ा जो होते हैं वो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में, लेकिन उसको भाग जाने देते हैं। तो शत्रुओं को क्षमादान देना, ये क्षमादान न करते तो तराइन के युद्ध में यानी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है, इसके बाद 1 साल बाद इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान या राज पिथौड़ा को हराता नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर देता है। तो यहीं से जो मुस्लिम शक्ति या मुस्लिम राज्य की जो प्रबल शक्ति के रूप में उभरते हैं 1192 में। यदि यह शत्रुओं को क्षमा करने की नीति न रही होती, आदर्शवादी होने का जो ढोंग है या कह लीजिए यह जो एक तरह से आदर्श न रहा होता, तो ये स्थितियां जो न हुई होती। यहाँ देख सकते हैं कि जो मोहम्मद गोरी का 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, इनको राय पिथौड़ा भी कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, परिणाम मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है और यहाँ क्षमा कर देते हैं। इसके बाद 1 साल बाद ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान होता है। परिणाम पृथ्वीराज चौहान परास्त होते हैं, परास्त नहीं बल्कि ये मारे भी जाते हैं। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त था यहीं से, और इसमें जो गद्दार होता है वह जयचंद होता है, यहीं आमंत्रित करता है इसको। ये जो कि देखें तो जयचंद्र भी राजपूत था, ये भी राजपूत थे, दोनों ही जो एक दूसरे से द्वेष करते थे। और द्वेष होने का कारण ये हुआ कि इनको मारा भी, इनको भी मारा, और इनका ये कहने का आशय हुआ कि जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरे क्या होगा। तो इनको भी जो है चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करके मार देता है। और इसमें सैन्य नेतृत्व कौन करता है चंदावर के युद्ध में? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम होता है, जो बाद में देखें तो एक सल्तनत काल की नींव जो भारत में रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखता है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये सारी जानकारी इसमें नहीं था, तो हम इसमें देख रहे हैं कि राजपूतों की हार के कारण क्या रहे। तो यह जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण इसमें शामिल है। सैन्य कारण के अंतर्गत देखें तो अस्थायी सेना का अभाव, इनके पास अस्थायी सेना नहीं थी, इन परमानेंट सेना नहीं थी, बल्कि ये आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय अपनी सेना का निर्माण करते थे। अस्थायी सेना नहीं था, सामंतवाद भी था। युद्ध की पारंपरिक विधि का अनुसरण करते थे, यानी जो प्राचीन विधियां जो कि चली आ रही थी प्राचीन काल से, उसी विधि का पारंपरिक अनुसरण कर रहे थे। यह अपने युद्ध पद्धति को मतलब अपडेट नहीं कर रहे थे या उसको आधुनिक यानी समय के अनुसार उसको बदल नहीं रहे थे। और सामंतवाद भी उस दौरान होना, सामंतवाद भी होना सैन्य कारणों में शामिल है, जो कि इनकी पराजय कारण शामिल। धार्मिक कारण के अंतर्गत देखें तो धर्म नैतिक नियमों की अखंड रक्षा, यानी धर्म में नैतिक, इसी कारण जो आदर्शवादी शब्द नैतिक नियमों के कारण ही हुआ था। शत्रुओं को समाधान करना भी देखें धर्म के नैतिक नियमों के अखंड रक्षा करने के कारण ही हुआ। तुर्कों की भांति धार्मिक उन्माद से न होना, धार्मिक उन्माद का मतलब यहाँ सांप्रदायिकता से है कि अपने धर्म को लेकर जो है मानवता इत्यादि को न देखना बल्कि धर्म को देखना, उन्माद होना, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को जो है रौदना, यह भारतीय संस्कृति में नहीं थे। तो धार्मिक कारण के कारण भी जो है यह राजपूतों के हार के कारण में शामिल था।
चलिए आगे देखते हैं। हालाँकि ये देखें तो भारतीय संस्कृति सभ्यता की अखंड धरोहर के रूप में है कि जो नैतिक नियमों का पालन करना आज भी ये धर्म के रूप में भारत में शामिल है। भारत की जो धर्म है वह देखें हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और ये धर्म ने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है, क्योंकि इसमें उन्माद, धार्मिक उन्माद इत्यादि चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि भगवत गीता है वह नियमों का, वह धार्मिक सांप्रदायिकता के रूप जैसे अन्य धर्म है वो सांप्रदायिक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। हालाँकि इसमें भी जो देखें विकृतियाँ आई हैं और सांप्रदायिकता के रूप में हिंदू धर्म को भी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन सारे धर्मों को देखें तो सारे धर्मों का सार एक ही बनता है कि उस ईश्वर या परम पिता परमेश्वर का ही सभी गुणगान करते हैं और ईश्वर एक है। लेकिन उसमें जो कुछ लोगों के धार्मिक उन्माद के कारण सारे धर्म को बदनाम किया जाता है। तो यह स्थिति रही। हालांकि हम राजपूतों के हार के कारण देख रहे हैं तो इसमें हिंदू धर्म देखें जो सनातन धर्म है वो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जीवन जीने की शैली है, न कि कोई धर्म है। और उसी प्रकार से भगवत गीता भी सारे जो समस्याएं हैं उसका समाधान भगवत गीता में दिए गए, यानी जीवन जीने का आदर्श उसमें निहित है। तो ये सभी कारण इसमें शामिल है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इसमें मेन फैक्ट क्या शामिल रहते हैं। तो अलब्तगीन यामनी वंश का संस्थापक था। फरिश्ता देखें तारिक ए फरिश्ता का लेखक, फिरदौसी शाहनामा का लेखक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया। भीमदेव फर्स्ट सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको नोटेड पॉइंट के रूप में रखेंगे। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सारी जानकारी है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि के अंतर्गत इसको देख लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत को शुरू करते हैं। इसमें पहला जो वंश गुलाम वंश होता है। तो सबसे पहले इसमें जो परीक्षा उपयोगी यानी पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें इसके अंतर्गत देखें तो मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो इल्तुतमिश था, जो कि आगे गुलाम वंश में देखेंगे। वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है। गुलामों का गुलाम भी इसी को कहा जाता है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि ताजुद्दीन अल दौज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान एवं मलिक अल-तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो मलिक अल-तुनिया जो है यह इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। मलिक अल-तुनिया शेष इसमें प्रतिद्वंदी थे, यानी ताजुद्दीन अल दौज प्रतिद्वंदी था, नसरुद्दीन कुबाचा प्रतिद्वंदी था, अली मर्दान जो प्रतिद्वंदी था, लेकिन मलिक अल-तुनिया जो इसका प्रतिद्वंदी नहीं था बल्कि इसका सपोर्टर था या सहयोगी था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो सत्य कथन पूछ रहा है कि इसमें इल्तुतमिश के संदर्भ में सत्य क्या, तो सारे सत्य इसमें है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, यानी 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मलिक जानी को जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या है, तो गयासुद्दीन बलवन था। बलवन के बारे में सही कथन है, तो ये सारे कथन इसमें सही है। बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलवन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण सुरक्षित करना चाहता था। ये जो कथन अवकारण के रूप में प्रश्न पूछा गया था, ये 22 दिसंबर 2024 के प्रश्न में ही पूछा गया था। इसको यहाँ पर नोट्स के अंतर्गत दिया गया है। तो ये बलवन के बारे में सत्य है कि बलवन को देखें तो बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सत्य है। सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, सत्य है। ऐसा क्यों किया? बलवन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। और मंगोल आक्रमण से कैसे देखें, यहाँ देख सकते हैं इल्तुतमिश से चंगेज खान जो मंगोल था भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने धारण की थी उपाधि तेजिल्ली इलाही की उपाधि धारण की थी। सुल्तान बलवन के बारे के महत्वपूर्ण कार्य देखें तो सुल्तान बलवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इतने कार्य इसके नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त कर दिया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट, नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद जो है बलवन को जो है वो उलूग खां की उपाधि दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, बलवन ने कहा है। इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं इसमें गुलाम वंश को देख लेते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत को देखते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला देखें गुलाम वंश। इसको ममलूक वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये गुलाम वंश या ममलूक वंश इसलिए है क्योंकि ये सारे वंश में जितने भी सुल्तान हुए वह स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, यानी एक ही माता पिता के संतान नहीं थे, वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इसलिए ममलूक वंश भी इसको कहा जाता है। यानी आगे देख सकते हैं संस्थापक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का देख सकते हैं कि यह गुलाम था। और यह जो है चंदावर का जो युद्ध हुआ था जयचंद साथ, उसमें सैन्य नेतृत्व यह किया था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा है, यानी देख सकते हैं अच्छे खासे समय तक, यानी 84 वर्ष तक जो है तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, यानी 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। ये एक ही के बारे में गुलाम वंश, बल्कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि गुलाम वंश का बता रहा है। गुलाम वंश देखें कितने समय तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे, तो 84 वर्ष तक रहे। सभी तुर्क सुल्तान थे, यानी सभी सुल्तान क्या थे? तुर्क से अलग अलग वंश के थे।
स्वतंत्र माता पिता की संतान, ये स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। यानी प्रारंभिक तुर्क सुल्तान थे या दिल्ली के ममलूक सुल्तान थे। गुलाम वंश के, गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक दूसरे के गुलाम थे और गुलाम को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक देख सकते हैं यहाँ पर है, और ये इसमें देख सकते हैं 84 वर्ष तक शासन किया। इसमें यहाँ ऐड कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में देखें तो दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक समय तक शासन किया था, कौन सा वंश किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले में तुगलक वंश था। 78 वर्ष तक जो है तुगलक वंश शासन किया था। 78 वर्ष तक जो है तुगलक वंश शासन किया। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था। सबसे कम समय तक देखें खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। बहलोल लोदी देखें तो 38 वर्ष ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था लोदी वंश का। दूसरा देखें तो 37 वर्ष तक शासन फिरोज तुगलक ने किया था, तुगलक वंश का। सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, जिसको आगे हम तुगलक वंश में देखेंगे। तो यहाँ गुलाम वंश को हम देख रहे हैं। इसमें शामिल करते हैं तो देखें गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गौरी का गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। यानी जो गुलाम हैं उनको फारसी में क्या कहा जाता है? बदंगा कहा जाता है। उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाए थे, याद रखना है, लाहौर बनाए थे, दिल्ली नहीं बनाया था। चलिए इसमें देख लेते हैं गुलाम वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसको एक नज़र देख लें। अक्सर ये जो है क्रम के हिसाब से पूछ देता है गुलाम वंश के शासकों में जो हैं उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखें इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। दूसरा समय यानी ये देखें तो मात्र 4 साल तक रहा। दूसरा आराम शाह जो है 1210 से 1211 तक यानी 1 साल के लिए था। इसके बाद इल्तुतमिश देखें तो 1211 से 1236 तक यानी इसको देख सकते हैं 24 वर्ष तक ये रहा। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में यानी 21 साल के कम में निपट लिया। रजिया सुल्तान 1236-1240 4 वर्ष थे। इसके बाद मुइजुद्दीन बाराम शाह 1242 2 वर्ष के लिए था। अलाउद्दीन महमूद शाह देखें 1242 से 1246 4 वर्ष तक था। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक यानी 20 वर्ष तक रहा। गियासुद्दीन बलबन देखें तो 1266 से 1286 20 वर्ष तक रहा। कैफुकाबाद देखें तो 1286 से 1290 समय तक यह था, यानी 4 वर्ष के लिए था। क्यूमर्स देखें तो 1290 से यानी 1 वर्ष में ये निपट लेता है। आखिरी क्यूमर्स था। इसमें गुलाम वंश में शासक हम देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कितने शासक गुलाम वंश, बल्कि सुल्तान कितने सुल्तान हुए? इसमें 11 सुल्तान हुए गुलाम वंश में, जो सभी स्वतंत्र माता पिता के सुल्तान थे, यानी एक दूसरे के गुलाम थे। और गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, जबकि स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। बारी बारी से सारे को अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें देख लें कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले में 2 थे। नसरुद्दीन महमूद था जो कि 20 वर्ष तक शासन किया, और गियासुद्दीन बनवल भी देखें तो 20 वर्ष शासन किया था। नसरुद्दीन महमूद को हमने देखा था कि ये उलूग खां की उपाधि जो इसे गियासुद्दीन बलबन को देता है, यानी हमने देखा था कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। तो यही नसरुद्दीन महमूद था जो कि उससे पूर्व में सुल्तान था गुलाम वंश का। इसके बाद गियासुद्दीन बलबन जो एक महत्वपूर्ण सुल्तान बनता है गुलाम वंश में। और सल्तनत काल में देखें तो एकमात्र जो महिला शासका बनी थी या सुल्तान बनी थी या सुल्ताना बनी थी, रजिया सुल्ताना थी। इसका समय देख सकते हैं 4 वर्ष के लिए बने थे। एकमात्र महिला जो है सुल्तान बनी थे वो रजिया सुल्तान थे सल्तनत काल के दौरान। चलिए अब इसमें जो इसका संस्थापक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कुतुबुद्दीन ऐबक देखें इसका समय 1206 से 1210 रहा। इसकी उपाधि देखें, इसको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी? कुरान ख्वां की उपाधि। सुरील स्वर में कुरान पाठ की वजह से इसको लाख बख्श कहा गया। यहाँ कुरान ख्वां जो सुरीले स्वर में पाठ करने के कारण इसे कुरान ख्वां कहा गया। और लाख बख्श क्यों कहा गया? अधिक दान करने के कारण इसको जो नाम मिला था वह लाख बख्श कहा गया था। 2 उपाधियाँ इसकी महत्वपूर्ण है। एक कुरान ख्वां क्यों कहा जाता है? सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण उसे कुरान ख्वां का। लाख बख्श क्यों कहा गया? अधिक दान करने के कारण इसे मिला नाम जो था वो लाख बख्श था। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाले को लाख बख्श कहते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला हुआ नाम था। इसके बाद देखें ऐबक के समकालीन विद्वान कौन कौन थे, या यूं कहें कि ऐबक के समय के इतिहासकार कौन थे? हसन निजामी, ताज उल मासीर, फब्र ए मुदबिर, सजदा ए अंसब, यानी ये जो इतिहासकार हैं इनकी रचनाएं दी गई है कि हसन निजामी की रचना ताज उल मासीर है और फब्र ए मुदब्बिर, सजरा ए अंसर, ये जो इतिहासकार हैं ऐबक के समकालीन विद्वान जो इतिहासकार इनकी रचनाएं और इतिहासकार को देख सकते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें ये गुलाम वंश का प्रथम शासक, यानी जो ये गुलाम वंश है, गुलाम वंश का प्रथम शासक तुर्क, यानी गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तुर्क जनजाति से संबंध था, यानी ये जनजाति संबंध था। किस जनजाति से? तुर्क जनजाति से। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज किया। इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, यानी परहेज किया था। आजीवन जब तक जिया, कब तक जिया? 1210 तक जिया। तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। मलिक और सिपल सालार की पदवी के साथ शासन किया, यानी इसने सुल्तान की यदि परहेज किया तो इसने मलिक और सिपल सालार की पदवी के साथ शासन किया।
मृत्यु 1210 ईस्वी में कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें देखें तो प्रारंभिक जीवन इसका क्या कैसा रहा है? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय किया गया था। इसको खरीदा कौन था? ध्यान रखना है कि काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में इसको सर्वप्रथम खरीदा गया था। गजनी में गोरी द्वारा क्रय, यानी गजनी में गोरी किससे खरीदा? इनसे खरीदा। अजीज कूफी जो थे जिनको सर्वप्रथम खरीदा था, तो गजनी में गोरी द्वारा इनको खरीदा गया। गोरी द्वारा अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत किया गया, यानी गोरी इनको कौन अब कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रमोट करके कौन सा पद दिया था? अमीर ए आखुर का पद दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य यानी मेन फैक्ट में राज्याभिषेक देखें तो जून 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के लगभग 3 माह बाद ये अपना राज्याभिषेक कराता है। राजधानी लाहौर, राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर। मुक्ति पत्र 1208 ईस्वी गोरी के उत्तराधिकारी गौर सुल्तान गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से इसको मुक्ति पत्र मिलता है। यानी ये जब राज्याभिषेक करता है 1206 में, तो यह लाहौर राजधानी बनाता है, साथ ही में इसको दास्ता से मुक्ति पत्र मिल जाता है। कौन मुक्ति पत्र इसको देता है? देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं मुक्ति पत्र जो देने वाला गयासुद्दीन महमूद था। अब इसमें इसके निर्माण कार्यों को देख लेते हैं। निर्माण कार्य कौन कौन से कराया जो था, इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है इसके निर्माण कार्यों के अंतर्गत, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली में देखें तो कुबव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन का निर्माण प्रारंभ किया, यानी ध्यान रखना है कि ये प्रारंभ किया, इसको पूर्ण नहीं कराया। आगे हम देखते हैं कौन पूर्ण कराया। अजमेर में देखें तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो है ये निर्माण कराता है। निर्माण कार्यों के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है, कुतुबुद्दीन का निर्माण प्रारंभ कराता है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराता है। कहने का सही हुआ कि यानी कुतुब मीनार की नींव ये रखता है, कुतुब मीनार की नींव रखता है। दिल्ली का कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनाता, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा यह जो है बनवाता है। इसको कहाँ दफनाया गया? मरने के बाद इसको लाहौर में दफनाया गया था। तो इसमें जो है कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ किया, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया जो था इल्तुतमिश ने किया था। हालांकि इसमें कई सुल्तानों ने कुतुब मीनार के निर्माण में दिया, इसमें नींव यह डाला, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने कराया था, और इसके कुछ और मंजिला जो है अन्य सुल्तानों ने भी इसको पूर्ण करवाया था। आगे हम इसमें देखेंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि यह देखें ऐबक के उपरांत आराम शाह थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया। आराम शाह यानी ऐबक के उपरांत, ऐबक के तुरंत बाद जो है इल्तुतमिश नहीं बैठता है। ऐबक के तुरंत आराम शाह थोड़े समय के लिए जो है गद्दी बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने हटा दिया था। हम उसमें आगे देख चुके हैं, यानी पूरे में यहाँ देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन के बाद 1206 से 1210 इसमें क्या बनता है? 1 वर्ष के लिए आराम शाह बनता है, इसको इल्तुतमिश हटा देता है। फिर इसके बाद 11 से 36 वर्ष तक, 11 से 36 यानी कह सकते हैं इसमें जो है यह 25 वर्ष तक, यानी सबसे ज़्यादा शासन तो इल्तुतमिश ही करता है। पूर्व में हमने बताया था ना 20 वर्ष तक है, सबसे ज़्यादा गुलाम में शासन करने वालों में यह देख सकते हैं 25 वर्ष तक जो है वह इल्तुतमिश शासन करता है। चलिए अगला देख लेते हैं, यानी आराम शाह थोड़े समय के लिए बनता है, तो इसके बाद इल्तुतमिश जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश 1211 से 1236, यानी इस गुलाम वंश में या ममलूक वंश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला इरादा, 25 वर्ष तक इसने शासन किया। इसमें देखें खलीफा से प्राप्त अधिकार, यानी इसने खलीफा से क्या किया? अधिकार प्राप्त किया। सुल्तान के पद की स्वीकृति इसको मिली। सुल्तान ए आजम का उपाधि धारण किया। 1229 इसमें खिलअत प्रमाण पत्र इसको मिला, यानी खलीफा से प्राप्त अधिकार पत्र इतने शामिल इसके अंतर्गत रहे। आगे इसमें देखते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश प्रथम वैद्य सुल्तान था, यानी प्रथम वैद्य सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इसको जो है गुलामों का गुलाम भी कहते हैं इल्तुतमिश को, और प्रथम वैद्य सुल्तान के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रहा। एकता प्रणाली, क्षेत्रों का एकता विभाजन इसने किया। क्षेत्रों का एकता विभाजन कौन किया? इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद इसके बायोडाटा देख लेंगे। इल्तुतमिश 1211 से 1236 जीवन परिचय इसमें देखें तो क्या है? एल्बरी जनजाति से संबंधित तुर्क था, यानी ये भी जनजाति था लेकिन एल्बरी जनजाति से संबंधित तुर्क था। और इसको हमने देखा था क्या यहाँ पर इसकी प्रारंभिक जीवन के अंतर्गत ये तुर्क जनजाति संबंध जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये क्या था? एल्बरी जनजाति संबंधित तुर्क था। अन्य नाम इसका देखें तो गुलाम का गुलाम, ये इंपॉर्टेंट है। गुलाम इल्तुतमिश करते हैं। बदायूं का सूबेदार, सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता मुक्त किया गया था। इसको दास्ता से मुक्त कौन किया था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसके निर्देश पर? मोहम्मद गोरी के निर्देश पर। प्रशासन देखें तो चहलगामी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, यानी चहलगामी व्यवस्था का प्रारंभ कौन किया था? इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का गुट इसने बनाया था। यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा देखें तो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 इसमें दिल्ली की गद्दी बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था।
ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति यानी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग करता पुरुषों की तरह चौंका यानी काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। आमिर ए आखूर हमने देखा था कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिया था। तो आमिर ए आखूर क्या घोड़े का सरदार होता है। इसके सिक्के देखें जो इल्तुतमिश के, तो सल्तनत कालीन भारत में प्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद देखें टंका, चांदी का जो सिक्का था उसको टंका कहा जाता था, और जीतल तांबे का जो सिक्का था उसको जीतल कहा जाता था। ये नोटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देखें तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन इस समय हुआ था। चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण इसने किया जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो हमने देख लिया था पूर्व में ही कि इसने जो है चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जो जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यानी इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? 1236 में 25 वर्ष शासन करने के बाद जो इसका अयोग्य जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी बैठता है वो अयोग्य था, लेकिन उसको हटाकर जो है रजिया सुल्तान को जो है सरदार वहाँ के शासका बनाते हैं। तो इसके बारे में देखें। रजिया सुल्तान के बारे में मध्यकालीन भारत के प्रथम मुस्लिम शासका थे। 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 वर्ष तक इसने शासन किया। राज की शक्ति को सुल्तान के हाथों से केंद्रित करने पर बल दिया। राज की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल इसने दिया। सत्ता करने में तुर्कों का हाथ रहा, सत्ता से हटाने में इसको तुर्कों का हाथ था। यानी रजिया के बारे में देखें तो यह था कि रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उससे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बाराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह बनता है 1242 ईस्वी में। बलवन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया। नसरुद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी भी 20 वर्ष तक था। हमने देखा था आगे नोट्स में। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चेहलगामी का विनाश जो है बलवन ने किया था, यानी तुर्काने चेहलगामी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर चहलगामी यानी चहलगामी व्यवस्था का प्रारंभ तुर्काने चहलगामी 40 सरदारों का गुट जो था ये इल्तुतमिश ने बनाया था। इसका जो विनाश जो किया था वो नसरुद्दीन महमूद यानी बलवन ने किया था। और एकता प्रणाली का प्रारंभ भी देख सकते हैं इल्तुतमिश ने किया था। अब बलवन के बारे में देखते हैं। बलवन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ प्रारंभिक जीवन है, परिचय और बलवन है। पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन। बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था इसको। इलबरी तुर्क से संबंध था, यानी ये भी इलबरी तुर्क था जैसे इल्तुतमिश था। 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहा, यानी 20 वर्ष तक यह रहा। उपनाम इसका बलवन खुर्द कनिष्ठ बलवन के नाम से जानते थे। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था इसका। उपाधि उलूग खां, जो कि इससे पूर्व नसरुद्दीन महमूद था, वो इसको जो उलूग खां की उपाधि दिया था। कौन? गयासुद्दीन, यहाँ देख सकते हैं गयासुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि जो है नसरुद्दीन महमूद ने दिया था और गयासुद्दीन भी इसकी उपाधियों में थे। इसके बाद देखें यह है प्रारंभिक जीवन में देखें इसके अंतर्गत तो 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। गजनी में बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी से खरीदा इसको। 1232 में दिल्ली लाया गया था बलवन को, यानी ये भी गुलाम था। इसके बाद परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यानी पूर्व परीक्षाओं में इसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर चलते हैं। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन था, यानी वास्तविक नाम अक्सर एग्जाम पूछ देता है। तो तेमुजिन या तेमुचिन जो है ये चंगेज खां का वास्तविक नाम था। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश ने
हिसामुद्दीन यानी इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन इवाज के स्थान पर बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट पॉइंट कीजिएगा। बलवन के बारे में देखें तो नौरोज त्यौहार मनाने की प्रथा प्रारंभ किया था बलवन। दीवाने और सैन्य विभाग की स्थापना मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलवन ने किया था। इसके बाद इसमें देख सकते हैं जो है सेना मंत्री यानी इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त इसने कर दिया। इसके बाद इसके राजस्व सिद्धांत को देख सकते हैं। राजस्व सिद्धांत क्या बलवन का था? रक्त और लौह की नीति अपनाई। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त बनाया। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिजदा और पैबोस की रीतियां प्रारंभ कराया था बलवन ने। इसके बाद पद एवं वैवाहिक संबंध देखें तो खसदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश ने प्राप्त किया। नोट में 1249 ईस्वी में पुत्री जैदा का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से किया, जो कि नसरुद्दीन महमूद इसी को उली खां को उपाधि देता है। अमीर ए शिकार रजिया, अमीर ए शिकार जो है यह उपाधि रजिया से प्राप्त करता है। अमीर ए आखुर बराम शाह से उपाधि मिलती है इसको। नयाब ए मलिकात नसरुद्दीन महमूद इसको उपाधि देता है या पद देता है। यानी ये सारे जो पद और वैवाहिक संबंध इंपॉर्टेंट हैं बलवन के बारे में। इसमें ध्यान दे बलवन के बारे में हमने देखा कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिलगामी 40 सरदारों का जो गुट था जिसको इल्तुतमिश बनाया था, उसका विनाश बलवन ने कर दिया। बलवन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली गद्दी बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में बलवन दो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी। यानी राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया। यहाँ देख सकते हैं नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया। यह है क्या है? फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलू खां की उपाधि प्रदान की थी। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स था। हमने 11 शासकों में देख लिया था ऊपर ही। यानी गुलाम वंश का जो अंतिम शासक यह रहा, यानी इसका नाम शमसुद्दीन कैमुअर्स था। तो ये 11 में थे और सबसे लंबे समय देख लेते हैं। इसके बाद दूसरे जो लंबे समय तक ये दोनों करते हैं, नसरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलवन करते हैं। तो ये जो गुलाम वंश के बाद आगे खिलजी वंश होगा जो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहता है, जो सबसे कम समय तक शासन करता है, 30 वर्ष तक शासन करता है इस दिल्ली सल्तनत पर। तो उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।